हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 21 जुलाई 2024 के करंट अफेयर के साथ। सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। आज की हेडलाइन है, विनय क्वात्रा जो कि सीनियर आईएफएस अधिकारी हैं, हाल ही में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं। बाकी बात भी इनके बारे में करेंगे वीडियो के बीच में। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे सवाल यह पूछा था कि अजंता की गुफाओं का निर्माण इनमें से कौन से डायनेस्टी के टाइम पीरियड पर किया गया था। तो दरअसल जो अजंता की गुफाएं हैं, इसमें जो पहली गुफा है ऐसा माना जाता है ये दूसरी शताब्दी के आसपास निर्मित हुई होगी, जिसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज लोगों को नहीं है। लेकिन इसके बाद 5वीं से लेकर 6वीं शताब्दी में जब गुप्ता साम्राज्य यहाँ पर शासन कर रहा था, तो उस टाइम पीरियड पर अजंता की बाकी सारी गुफाओं का निर्माण हुआ है। इवन इतना ही नहीं, अजंता की गुफाओं के अंदर जो रिच स्क्रिप्टेड है, वो सारी चीजें गुप्ता साम्राज्य के टाइम पीरियड पर ही करी गई हैं। एक और बात ध्यान रखिएगा, अजंता केव्स जिस टाइम पर बनाई गई हैं, इन गुफाओं के बनाने वाले समय को गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इस वजह से क्योंकि गुप्ता साम्राज्य का जो समय है, इसको गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। ये तो आपको पता ही है, गुप्ता साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य रहा है जिसके समय में सोने का यूज सबसे ज्यादा हुआ है। जी हाँ, इस साम्राज्य के अंतर्गत जो शासक हुआ करते थे वो सोने का मुकुट लगाते थे, सोने के सिक्कों का ही प्रचलन था। इवन इतना ही नहीं, महलों की जो दीवारें होती थी उनमें भी सोना चढ़ाया जाता था। सोने के पलंग होते थे, सोने के इसके अलावा बर्तन होते थे। अल्टीमेटली लॉट ऑफ थिंग्स में सोने का यूज किया जाता था, जिस वजह से गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पीरियड को गोल्डन एज बोला जाता है। और क्योंकि इनके टाइम पीरियड पे ही अजंता केव्स बनी है, इस वजह से इसे गोल्डन एज ऑफ आर्ट एंड कल्चर भी बोला जाता है। हालांकि ये मत समझिएगा कि अजंता की गुफाओं में सोने का यूज किया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। जो पहला क्वेश्चन है, ये एक ऐसी न्यूज से जुड़ा हुआ है जिसका आप पूरा मुद्दा जाने तो ही बेहतर होगा। दरअसल हर एक राज्य के अंदर जो सरकारी यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनके जो चांसलर होते हैं वो गवर्नर होते हैं, मतलब राज्यपाल होते हैं उस राज्य के। हुआ क्या कि दिसंबर 2023 में, अभी पिछले ही साल के आखिर में, जो पंजाब सरकार थी, इनके द्वारा एक बिल पास किया गया। ये बिल था पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ एंड अमेंडमेंट बिल। इस बिल को जब इन्होंने पंजाब की असेंबली में पास किया, तो उसके बाद कानून के हिसाब से ये होता है कि फाइनल अप्रूवल तो राज्य के गवर्नर ही देंगे। तो राज्य के गवर्नर जो कि बनवारी लाल पुरोहित हैं, जब इनके पास बिल गया, तो गवर्नर की ये पावर होती है कि वो किसी भी बिल को अप्रूव भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर अपने पास संरक्षित भी कर सकते हैं। तो बनवारी लाल पुरोहित ने क्या किया, इन बिल्स को अपने पास संरक्षित कर लिया, मतलब उसके ऊपर कोई फैसला नहीं दिया। अब उसके बाद क्या था कि पंजाब सरकार ने फिर से इस बिल को री इंट्रोड्यूस किया। अब इस बार गवर्नर ने क्या किया, राष्ट्रपति के पास इन बिल को भेज दिया। राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, और द्रौपदी मुर्मू ने भी इन बिल्स को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि राष्ट्रपति के पास भी सेम पावर होती है, वो किसी भी बिल को मंजूर भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि इस बिल में डिमांड क्या करी गई थी। पंजाब सरकार ये चाहती है कि राज्य के अंदर जितनी भी सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं, उनके जो चांसलर राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल से बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया जाए। मतलब पंजाब सरकार ये चाहती है कि पंजाब के अंदर जितनी भी सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं, सरकारी विश्वविद्यालय हैं, उनके जो चांसलर होंगे वो गवर्नर ना होकर मुख्यमंत्री होंगे। इसी बात को पहले गवर्नर ने और फिर अब राष्ट्रपति ने मंजूरी नहीं दी है। उम्मीद करता हूं आप पूरा मुद्दा समझ गए होंगे। पंजाब में इस टाइम पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। पंजाब के कई बार आपसे फोक डांस भी पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक तो भांगड़ा है, आपको पता ही है। भांगड़ा के अलावा गिद्दा चलता है डांस। एक यहाँ पर है दफ नाच। दफ के अलावा एक है नकल नाच यहाँ पर चलता है। एक नाच है यहाँ का जिसको बोलते हैं किकली। क्या बोलते हैं? किकली। तो ये सारे फोक डांस है यहाँ के, जो कि आप ध्यान रखें। ये कौन है जिनके द्वारा नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व का शुभारंभ किया गया है? तो इसका शुभारंभ माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू के द्वारा किया गया है। अब सवाल यह है कि लोक संवर्धन पर्व मनाया क्यों जा रहा है? ये इसलिए मनाया जा रहा है कि पूरे भारत भर में जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, उनको सरकार के द्वारा जो योजनाएं उनके लिए चलाई जा रही हैं, वो यहाँ पर ब्रीफ करी जाएंगी, ताकि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आने वाले जो लोग हैं,
वो इन योजनाओं का फायदा उठा सकें। ये जो कार्यक्रम है ये अगले 100 दिन तक चलाया जाएगा। कितने दिन तक? 100 दिन तक। इसमें भारत सरकार के अचीवमेंट्स भी बताए जाएंगे जो कि इन्होंने पिछले कई सत्रों में माइनॉरिटीज के लिए किए हुए हैं, और साथ में आने वाले नए प्रोग्राम्स को भी शोकेस किया जाएगा। इसके अंतर्गत नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा ये भी अनाउंसमेंट किया गया है कि ये माइनॉरिटीज के लिए जो बजट है उसको बढ़ाकर 1,000 करोड़ की धनराशि तक ले जाएंगे, और इन रुपयों का फायदा पूरे भारत भर में 2.5 लाख लोगों को मिलेगा जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं। ध्यान रखिए, जो 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया गया है ये 2024 से 25 के सत्र के लिए है। ये कौन से दो देश हैं जिन्होंने हाल ही में पाल्म ऑयल को लेकर एक पैक्ट पर साइन किया है? तो पाल्म ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भारत ने मलेशिया के साथ एक पैक्ट साइन किया है। भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान इस टाइम पर मलेशिया का जो डेलीगेशन आया है उसके साथ नई दिल्ली में बिजी हैं, और उसी दौरान ये एक मीटिंग में बातचीत हुई कि मलेशिया और भारत दोनों मिलकर पाल्म ऑयल का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेंगे। इसके अंतर्गत ये टारगेट लेकर चला जा रहा है कि साल 2026 के आखिर तक दोनों देश मिलकर 11.20 लाख टन पाल्म ऑयल का उत्पादन करेंगे। पाम ऑयल एडिबल ऑयल होता है जो कि आप अपने घर में जिसे आप रिफाइंड ऑयल बोलते हो ना, दरअसल वो पाम ऑयल है। तो इसका खाने में भी यूज किया जाता है और बायोफ्यूल के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। इस टाइम पर पूरे भारत भर में अगर देखा जाए तो 3 ऐसे राज्य हैं जो कि 98% पाल्म ऑयल का उत्पादन अकेले ही कर देते हैं। जिनमें से कौन कौन है? एक तो आपका केरल है, केरल के अलावा आंध्र प्रदेश है, और तीसरा है तेलंगाना। जी हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये 3 राज्य ही मिलकर 98% पाल्म ऑयल भारत का उत्पादित करते हैं। मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। ये कौन सा राज्य है जिससे पहली बार हमारे सुप्रीम कोर्ट में कोई जज के रूप में अपॉइंट किए गए हैं? मतलब सुप्रीम कोर्ट में आपको पता ही है 34 जज टोटल हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम। तो पहली बार इस राज्य से कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज बने हैं। तो ये कौन है? तो ये पहली चीज तो ये राज्य है मणिपुर, और ये जो जज हैं इनका नाम है एन कोटेश्वर सिंह। क्या नाम है? एन कोटेश्वर सिंह। और ये इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे। अब इनका रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट के लिए हो गया है, और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में डी वाई चंद्रचूड़ के द्वारा इनको शपथ ग्रहण कराई गई है। तो टोटल 2 जजेस को अपॉइंटमेंट हुआ है। एक तो हो गए हैं एन कोटेश्वर सिंह, और दूसरे जो हैं इनका नाम है आर माधवन। ये इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में कार्यरत थे। बाकी इनके बारे में प्योर डिटेल मैंने आपको पीडीएफ में दे दिया, वहां से आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट में इनसे पहले 32 जज थे अभी तक, लेकिन अब 2 जजेस अपॉइंट हो गए हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो स्ट्रेंथ है वो फुल हो चुकी है, आप बोल सकते हो। 34 की 34 सीटें इस टाइम पर पूरे तरीके से फुल है, कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के लिए हमारे संविधान में आर्टिकल 124 में प्रावधान है, और सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम कितने जजेस हो सकते हैं? 34 हो सकते हैं। इन जजेस की रिटायरमेंट एज कितनी होती है? 65 साल इनकी रिटायरमेंट एज होती है। और मणिपुर की अगर बात करें तो क्या आप जानते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? ये है बीरेन्द्र सिंह। कौन है? बीरेन्द्र सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और पिछला कार्यकाल भी इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर सर्व किया था। अभी 1 साल पहले ही फिर से इनकी सरकार बनी है। और मणिपुर के गवर्नर हैं अनसुईया उइके। ये कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2024 की वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारत के लिए? तो ये खिलाड़ी हैं शौर्य बावा। क्या नाम है? शौर्य बावा। और शौर्य बावा को हराया है इजिप्ट के खिलाड़ी मोहम्मद जकारिया ने। क्या नाम है इनका? मोहम्मद जकारिया। आप इनका नाम जरूर ध्यान रखें क्योंकि मोहम्मद जकारिया ने गोल्ड जीता है इस बार के वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में, और शौर्य बावा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके अलावा अगर वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश विमेन चैंपियनशिप की बात करें, इजिप्ट की ही खिलाड़ी हैं 17 साल की, इनका नाम है अमीना उर्फी। क्या नाम है? अमीना उर्फी। और इस बार की वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जो है ये अमेरिका के हॉस्टन में आयोजित करी गई है। एक और इंटरेस्टिंग बात, शौर्य बावा आज तक के केवल दूसरे ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में कोई पदक जीता है। शौर्य बावा से पहले इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं कुश कुमार जिन्होंने मेडल जीता था, और अब दूसरे हैं शौर्य बावा।
हाल ही में ओपन एआई के द्वारा एक छोटा एआई मॉडल इनका लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है जीपीटी 4o मिनी। देखिए, ओपन एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अमेरिकी कंपनी है। इन्होंने एक अपना मिनी चैट रोबोट लॉन्च किया है। चैट रोबोट आप लोग समझते हैं ना, एक ऐसा टूल जिस पे आप लिख कर या अपनी वॉइस के थ्रू कुछ भी पूछते हैं तो वो ऑटोमेटिक आपको रिप्लाई करता है। आपने कई वेबसाइट्स में आज के टाइम पर देखा होगा। और ये जो जीपीटी 4o मिनी है, इसको गूगल के जेमिनी रोबोट से जब कंपेयर किया गया तो उसके एवज में 78% इसकी स्ट्रेंथ है। लेकिन खास बात इसकी ये है कि ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ता है। मतलब आज की डेट में ऐसी कंपनियां जिनको कम रेट्स में एआई मॉडल चाहिए, वो जीपीटी 4o मिनी यूज कर सकता है। इसमें जो प्राइसिंग रखी गई है, जब आप इनपुट टोकन देते हो, इनपुट टोकन का मतलब जब आप इससे कुछ पूछते हो तो पर मिलियन इनपुट टोकन के लिए 15 सेंट आपसे चार्ज किए जाएंगे। और जब आप आउटपुट लेते हो टोकन का मतलब जब ये आपको रिप्लाई करेगा तो उसके चार्जेस अलग हैं। उसके लिए पर मिलियन आपको 60 सेंट पे करने पड़ेंगे। क्लियर है? तो मतलब अगर आप जवाब पूछ रहे हैं तो उसके लिए पर मिलियन में 15 सेंट, और जो वो जवाब आपको दे रहा है इसके लिए 60 सेंट आपको पर मिलियन आउटपुट टोकन के लिए पे करने पड़ेंगे। आज की डेट में एआई टूल्स जो हैं इनका प्रचलन है और आने वाले समय में लगातार बढ़ता चला जाएगा। ओपन एआई कंपनी काफी नई है, 2015 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया और इसके सीईओ हैं सैम एल्टमैन। क्या नाम है? सैम एल्टमैन। ये कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इस बार भारतीयों के इनकम टैक्स रिटर्न्स को फाइल करने के लिए और उसके अनुभव को आसान बनाने के लिए एक पैक्ट पर साइन किया है? तो ये है मास्टर कार्ड और बेंगलोर की एक कंपनी है क्लियर टैक्स। मास्टर कार्ड अमेरिकी फाइनेंस टेक कंपनी है और क्लियर टैक्स भारतीय फाइनेंस टेक कंपनी है। दोनों ने पैक्ट साइन किया है और इसमें इन्होंने एक नई चीज निकाली है, ऐसा पहली बार हुआ है। ये है कि अगर इस बार आप आईटीआर फाइल करने जाते हैं, आप मास्टर कार्ड के क्रेडिट कार्ड से अगर पे करते हैं तो उसमें आपको आईटीआर की योजनाओं में 5% तक की छूट भी मिलेगी। और इसकी शुरुआत हो चुकी है और ये जो ऑफर है ये 31 दिसंबर 2024 तक के लिए रखा गया है। इसमें इन्होंने एक प्रोमो कोड भी दिया है, आप इसको लगाएंगे तो आपको 5% की छूट मिल जाएगी। ये प्रोमो कोड है सीटीबी मास्टर। क्या नाम है? सीटीबी मास्टर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कितने ऐसे आर्म्ड फोर्सेस के रिटायर्ड या फिर प्रोफेशनल्स वर्किंग पर्सनल्स हैं या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड के जिनको हाल ही में ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा टोटल 94 आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल्स को सम्मानित किया गया है, जिसमें से अगर बात करें तो 31 ऐसे सोल्जर हैं जिनको परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। 4 लोगों को उत्तम युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है और 59 लोगों को अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है, जिसको एबीएसएम बोलते हैं। ये सारे वो सोल्जर हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑपरेशंस में भारत के लिए शौर्य दिखाया है और उत्कृष्ट कार्य किया है सेना में। ये कौन है जो कि अमेरिका के लिए भारत सरकार की तरफ से नए राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो सीनियर आईएफएस अधिकारी है विनय मोहन क्वात्र। क्या नाम है? विनय मोहन क्वात्रा इनका पूरा नाम है। 1988 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। इससे पहले ये नेपाल और फ्रांस में भी सर्व कर चुके हैं और उसके बाद ये भारत के फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। जब ये फॉरेन सेक्रेटरी बने तो इन्होंने हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह ली थी, लेकिन अब ये तरनजीत सिंह सांधू की जगह ले रहे हैं। अमेरिका में अभी तक तरनजीत सिंह सांधू राजदूत थे। पिछले 2 महीने से ये रिटायर हो गए थे, तब से ये सीट वैकेंट थी। अब विनय मोहन क्वात्रा जाके अमेरिका में चार्ज संभालेंगे और भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति हैं जे बाइडेन। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये कौन सी रीजन है जिससे प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी स्टेट कैपिटल रीजन की स्थापना करी गई है? तो योगी आदित्यनाथ की सरकार है उत्तर प्रदेश में और इन्होंने जो प्रेरित होकर किया है ये उत्तर प्रदेश के अंदर स्टेट कैपिटल रीजन का निर्माण, तो इन्होंने दिल्ली एनसीआर से के मॉडल पर आप बोल सकते हो यूपी के अंदर स्टेट कैपिटल रीजन का ये निर्माण करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल अगर देखा जाए तो 27,826 स्क्वायर किलोमीटर में यूपी का स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जाएगा।
इसमें लखनऊ के आसपास के कई सारे ऐसे जिले हैं जिनको शामिल किया गया है। लखनऊ के आसपास बाराबंकी हो गया, रायबरेली हो गया, सीतापुर हो गया, हरदोई हो गया और उन्नाव हो गया। ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि इनिशियल स्टेट में उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन के अंतर्गत आएंगे। सीधा सा इसका मतलब यह है, आप ये समझ लीजिए कि लखनऊ में तो डेवलपमेंट होगा ही होगा। इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स को भी हर एक क्षेत्र में डेवलपमेंट मिलेगा, चाहे वो रोड हो, एजुकेशन हो, वहाँ का क्लाइमेट कंट्रोल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हों, टेक्नोलॉजी हो, हर एक क्षेत्र में ये सारे जितने भी मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट्स बताए हैं ये सब अप टू डेट हो जाएंगे। और दिल्ली एनसीआर के आसपास भी काफी बढ़त हो रही है, जैसे कि दिल्ली एनसीआर में पहले केवल गुड़गांव, नोएडा और गाजियाबाद इन तीनों को कंसीडर किया जाता था, लेकिन अब दिल्ली एनसीआर को भी काफी एक्सपेंड किया जा चुका है। जैसे कि दिल्ली एनसीआर के अंदर अब मेरठ भी आ गया है, मोदी नगर भी आ गया है। ठीक है। उधर गुड़गांव के आसपास के भी कई क्षेत्रों का भी प्रसार किया जा रहा है। नोएडा के अलावा ग्रेटर नोएडा भी अब आ चुका है। आपको बताइए, एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए ले देकर आपके पास 50 से 60 दिन बचे हुए हैं। अब इन 60 दिनों में कोई भी ऐसा लाइव बैच नहीं है जहां से आप पूरा सिलेबस खत्म कर सकें, या इवन अगर आप खत्म भी कर लेते हैं एनी हाउ, पहली चीज तो पॉसिबल नहीं है। कोई भी लाइव बैच ऑन एन एवरेज 3 से 4 महीने में खत्म होता है। लेकिन अगर आप खत्म भी कर लेते हैं तो आप प्रैक्टिस कब करेंगे? तो इस टाइम पर आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप मेरा रिकॉर्डेड बैच अवेल करके पूरा जीएस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर और पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज। इस बैच का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से डायरेक्टली आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं। इस टाइम पर मानसून का 50% ऑफ चल रहा है। अगर आप हेल्प 50 कोड लगाते हैं तो वहां से जो भी फी है उसकी आधी हो जाएगी, 50% डायरेक्ट ऑफ आपको मिल जाएगा। इस बार वैकेंसीज बहुत हैं, टारगेट लेकर चलिए। अगर आप सही स्ट्रैटेजी अपनाएंगे तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन अगर स्ट्रैटेजी गलत हो गई तो वैकेंसी चाहे जितनी भी हो, आप समझे या ना समझे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टूडेंट कमरा बंद करके मेहनत से जरूर पढ़ रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप नहीं पढ़ाई करेंगे, आप अगली बार देख लेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वैकेंसीज खाली चली जाएंगी। मेहनत करने वाले बहुत लोग हैं, आप नहीं तो दूसरे सिलेक्शन जरूर लेंगे इस बार। तो इस बात को आप समझें और इस मौके को अच्छे से भुनाएं इस बार। यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 लॉन्च करी गई है। इसकी थीम क्या है? तो इस बार इसकी थीम है द फ्यूचर इज नाउ। और इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का मेन उद्देश्य यह है कि इस टाइम हम लोग मोबाइल में 5G टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। आने वाले साल में हम 6G टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। तो 6G टेक्नोलॉजी के लिए भारत में क्या क्या प्लान्स हैं और कौन कौन सी कंपनीज काम कर रही हैं, वो सब यहाँ पर अपने अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करेंगे। और साथ में ये जो पूरा प्रोग्राम है इसके अंतर्गत 500 से ज्यादा मीटिंग कंडक्ट करी जाएंगी और दुनिया भर से 1000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स यहाँ पर हिस्सा लेंगे। तो अल्टीमेटली आने वाले कई दिनों में 6G को लेकर भारत में कई सारे इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेंगे और 6G के क्षेत्र में भारत लीडर के रूप में उभर कर आने को तैयार है। ये जो प्रोग्राम है ये अगले 180 दिनों का है, मतलब अगले 6 महीनों तक चलेगा। ये कौन है जो कि प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, जिसको पीडब्ल्यूसी बोलते हैं, इसके चेयरपर्सन के रूप में एक बार फिर से इलेक्ट किए गए हैं? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है संजीव कृष्णन। क्या नाम है? संजीव कृष्णा। और एक बार फिर से ये कार्यकाल संभालेंगे प्राइस वाटर हाउस कूपर्स का। ये एक ऐसा संस्थान है जो कि पूरे दुनिया में प्रोफेशनल सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करता है डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र में एडवाइस के रूप में। जैसे कि अगर किसी भी दुनिया की किसी भी कंपनी को टैक्स में एडवाइस चाहिए तो ये एडवाइस करते हैं, क्लाइमेट में एडवाइस चाहिए तो उसमें भी करते हैं। ठीक है। एंड वाटर रिसोर्सेज हो गया, एंड टेक्नोलॉजी हो गया, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स में ये एडवाइजरी काउंसिल के रूप में कार्य करते हैं। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं 2023 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया था? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मुझे पता है काफी लोग समस्या में आ जाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर आपसे 2023 के जरूर इस बार पूछे जाएंगे। मैं देखना चाहता हूँ कितनी तैयारी है आपकी। नहीं पता है तो मैं तो बताऊंगा ही कल। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप गूगल प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना जीएसजीके कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप जीएसजीके के साथ रीजनिंग भी चाहते हैं तो ये वाला बैच भी अवेल कर सकते हैं। इस पे भी मतलब हर एक बैच में डिस्काउंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप सिर्फ हिस्ट्री, सिर्फ पॉलिटी, इस तरीके से भी मेरे बैचेस को अवेल कर सकते हैं। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप फाउंडेशन बैच
ही अवेल करें, जिससे कि एक बार में आपका जीएस का जो सिलेबस है वो हर एक वनडे एग्जाम के लिए कवर हो जाए। आप किसी राज्य का एग्जाम दे रहे हो या फिर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो जैसे एसएससी या रेलवे, हर एक एग्जाम के लिए ही मैंने पूरा बैच डिजाइन किया हुआ है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ है। हिंदी और इंग्लिश में आप सारे टॉपिक देख सकते हैं। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। Don't miss out. Download Exam Engine app now for a smarter, efficient exam preparation journey.